है ना। 1 घंटे का ही चैप्टर है, तो अपन सोच रहे हैं कि भाई इसकी सारी ईएलपी भी क्लास में ही कर लें, ताकि अपना घर पे कोई होमवर्क ही ना रहे। क्या ये बात सही है क्या? तो हम पोलेशन ऐसा पढ़ेंगे कि भाई पूरा यही हो जाए, घर पर हम आराम से केमिस्ट्री बायो पढ़ लें, समय वैसे ही बहुत कम मिलता है घर पे। लेके आइन डालिए पोलराइजेशन, लिखें अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल light is an electromagnetic wave, light is an electromagnetic wave is an electromagnetic wave in which, वापिस बोलूं, according to Maxwell light is an electromagnetic wave in which electric field vector, electric field vector comma magnetic field vector are always perpendicular to each other, are always perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, also perpendicular to the direction of propagation। यह मैं पूरा हम पढ़ चुके हैं ईएमडब्ल्यू में, एसटी सर ने मैं बढ़िया सिखा रखा है कि 3 चीजें होती हैं। एक होती है डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड। मजे की बात है, तीनों हमेशा 90 डिग्री पे रहते हैं, हमेशा। आप इसको ऐसे समझिए, मैंने आपको पहले उस दिन भी सिखाया था, मैं हूं वेव, मैं जाऊंगा एक्स में, किस में जाऊंगा? एक्स में। मेरे हाथ देखिएगा, एक वाई में और एक जेड में। आप देखें, मैं ईएम वेव हूं, तीनों 90 डिग्री पे चल रहे हैं, देखो आप तीनों। मैं हूं वेव, मैं एक्स में जा रहा हूं, ये ई और बी हैं, कितने डिग्री पर हैं ये? 90। तीनों आपस में किस पर हैं? 90। ये मैक्सवेल ने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर ऑलवेज। क्या ये बात सही है? अब जरा सुनिए, पहले चित्र बनाते जाइए। बहुत अच्छा चैप्टर, आसान चैप्टर। तो ये हमने ईएमडब्ल्यू की बात चुराई, इसमें कुछ भी नया नहीं था, जो आपको ऑलरेडी पता है। बार बार बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या होगा? परपेंडिकुलर। क्लियर है बात? चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा। देखिए, मान लो ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। 3-3 4-4 बार बोलूंगा, एकदम बढ़िया, यही पूरा याद कर लेना है और क्वेश्चन भी कर लेने। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। मान लो ये एक्स एक्सिस है, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकती है? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा परपेंडिकुलर रहना है। आपने बोला वाई में हो सकती है, हाँ यार वाई परपेंडिकुलर होता है। आपने तुक्का मारा जेड में हो सकती है, और यार परपेंडिकुलर होता है। मैं और अच्छा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकती है। ये थोड़ी सी कठिन बात, वो देखिए आप, और 2-3 बार समझेंगे तो मजा आएगा। आराम से सुनना, हैव पेशेंस। फाड़ लू? चल, अब सुनना सुनना सुनना। हाँ,
क्या कह रही है? कोई कोई बात नहीं, संभाल अपने आप को। चलो देखें, ये है ईएम वेव जो मैंने लाल पेन से दर्शाई है। बहुत आराम से देखिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, चैप्टर छोटा है, एकदम क्लास में तैयार। ये लाल पेन क्या है? ईएम वेव, ये एक्स में जा रही है। इज इट ओके? ये पेपर आपको दिख रहा है? इसका प्लेन बता। ये है वाई और ये है जेड। अब मुझे ईमानदारी से बताना, ये सारे जो पर्पल एरो है ना, ये कौन से प्लेन में? पहले बता, क्या वाई जेड प्लेन में है क्या? और वो लाल पेन से परपेंडिकुलर ही है, देख लो, लाल पेन से परपेंडिकुलर ही है। अपन को क्या लगता है, दो लाइन ऐसे होंगी ना, तभी मैं बोलूंगी सर ये तो 90 पर है। ऐसा नहीं होता, तुम्हारे दिमाग का वो है। ये सारी लाइनें, सुनना, ये सब लाइनें इस पेन के परपेंडिकुलर है। किसी भी लाइन से पेन परपेंडिकुलर है। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइनें बोर्ड के प्लेन में हैं। अच्छे अच्छे वाक्य बोलो, ये सारी लाइनें बोर्ड के प्लेन में है और ये पेन इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। आओ कुछ कठिन वाक्य बोलते हैं। क्या सर मैं समझ लूंगी? यस। क्या मैं कठिन कठिन वाक्य बोल पाऊंगी? यस। खुद पे भरोसा रख। ओके, वापस देख, क्या तुम्हें सारी लाइनें दिख पा रही हैं? इसमें खुश हो जाओ, हमें अच्छा दिख रहा है। देखिए, क्या ये लाइनें सारी प्लेन में है? इसी प्लेन में है और ये पेन इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। तो बताओ इन सब लाइन से कितना एंगल? 90। मैं यही कहना चाहता हूं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कहां हो सकती है? आंसर है वाई जेड प्लेन में कहीं भी। तो आप कहोगे फिर मेरे एसटी सर का मामला सही रहेगा? अरे बिल्कुल सही रहेगा। एसटी सर ने क्या सिखाया? इलेक्ट्रिक फील्ड को कितने पे रखना है? 90 पर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 90 पे नहीं है? इसमें से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है? ये कोई भी। हाँ, अगर ये होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इससे 90 पे होगी। अगर ये वाला होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को इससे कितने पे होना पड़ेगा? 90। यस और नो? मैं क्या कहना चाहता हूं वापस बोलिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन चिल्लाइए। एक्स, दो तीन बार बोलिए। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में कहीं भी। क्या मेरे एसटी सर सही रह रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही रह रहे हैं। उन्होंने तो कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड को 90 पे ही रखना है। वाई जेड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। यस और नो? अब सुनिए, किसी भी लाइट में, जो ट्यूबलाइट से प्रकाश आ रहा है, मोबाइल से जो प्रकाश आ रहा है, कोई भी बल्ब से प्रकाश आ रहा है, सन की जो लाइट आ रही है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी दिशा को लगातार बदलता रहता है। लगातार बदलने का मतलब कभी यहां है, फिर कभी यहां है, कभी यहां है। अच्छा, रहेगा तो वाई जेड प्लेन में ही। क्या सर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रहना तो हमेशा 90 पर है। प्लीज ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा, बोले तो कौन से प्लेन में रहना है? पर वाई जेड प्लेन में कहां? आंसर है कहीं भी। क्या आप मेरी बात ये समझ पा रहे हैं? वाई जेड प्लेन में कहीं भी। कभी लाइट यहां हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी यहां हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी यहां हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी यहां हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। पर रहेगी क्या हमेशा कितने पर? 90 पर। इस तरह की लाइट को बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज लाइट। सर अनपोलराइज लाइट कौन होती है? ऐसी लाइट, चार पांच बार बोलेंगे, ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा लगातार बदलती रहती है, लगातार बदलती रहती है। यस और नो? इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसा। ये बताइए, ये कौन है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सर ये बार बार क्या लिख रहे हो आप? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तुम भी बोलो ना। इसका मतलब है लाइट इस दिशा में जा रही है। बोलोगे तभी तो समझ में आएगा। लाइट कौन सी दिशा में जा रही है? एक्स एक्सिस में जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कहां कहां? कम ऑन, वाई और जेड में कहीं भी। क्या वाई में हो सकती है? हाँ। क्या जेड में हो सकती है? ये वाई बनाया और ये क्या बनाया? डॉट डॉट जेड। इस तरह की लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी है,
जेड में भी है। इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। तो पहला चैप्टर यहीं से शुरू हो रहा है। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? मुझे अपनी छोटी बहन को समझाना है, तो मैं कैसे बोलूंगी? देखो, लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हमेशा क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। वो कहेगा अरे दीदी 90 पे रहना जरूरी है ना? हाँ रहेगा तो 90 पर ही रहेगा। तो ये देख 90 पे ही है। तू कोई भी तीर का निशान ले ले, है तो हमेशा 90 पे, पर वो अपना ओरिएंटेशन लगातार क्या कर रहा है? बदल रहा है। इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं? अनपोलराइज। मजा आ जाएगा, अगला देखना। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आराम से पूछूंगा आपसे, फिर ध्यान रखना, हाँ में हाँ मत मिला देना। अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, या तो वाई में रहना, तो जीवन भर वाई में ही रहना, या तो जेड में रहना, तो जीवन भर जेड में ही रहना। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के ऑसिलेशन को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन जेड डायरेक्शन, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट इन वाई डायरेक्शन। इस तरह की लाइट को बोलते हैं पोलराइज लाइट। कैसी लाइट? पोलराइज लाइट। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। जैसे पिताजी ने बोल दिया 10 बजे तक रात को आ जाए तो घर आ जाना, 10 बजे के बाद आए टाटा बाय बाय, उस दिन का ठिकाना बाहर ही ढूंढ लेना। सीधा, हमारे समय तो सीधा चलता था। 10 बजे तक आना है तो एंट्री है, तो अपना घर है। 10 बजे के बाद, इसका मतलब वो क्या कहना चाहते थे? 10 बजे के बाद कभी घर में आना ही नहीं है, तेरे जो भी काम है 10 बजे से पहले करके अपने घर पे एंट्री हो जानी चाहिए। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध। आपने प्रतिबंध कर दिया। यहां क्या था? यहां खुली छूट थी, तेरी मर्जी पड़े जहां नाच, तेरी मर्जी पड़े जहां नाच, पर रहेगी हमेशा कितने डिग्री पर? 90 पर। ऑप्शन बताइए, एक दो या बहुत सारे? इनफैक्ट पूरा का पूरा वाईजेड प्लेन। आप फील करिए ना, ये फील करो ना, ये देखो, ये वाईजेड प्लेन है, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। मेरा पेन बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां, कौन सी लाइन में? इधर 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 इधर, कहां? आंसर है कहीं भी। सर एसटी सर 90 पे रखना है। अरे एसटी सर सही है, 90 पर, ये देख ले। क्या बात सही है क्या? दिस इज कॉल्ड पोलराइज या अनपोलराइज? अनपोलराइज, जिसमें लाइट कहीं भी वाइब्रेट करेगी, इस तरह की लाइट को क्या बोलेंगे? अनपोलराइज। और अगर आपने प्रतिबंध लगा दिया, चुन लो, अगर वाई में तो जीवन भर वाई में नाचना, जेड में तो जीवन भर जेड में, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज। और पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे, अनपोलराइज लाइट को, अनपोलराइज लाइट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? पोलराइज लाइट में। एंड टू कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हमारे दो मेथड हमारे सिलेबस में है और चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला है बाय पोलरॉइड और दूसरा है बाय रिफ्लेक्शन। चलिए पहले नोट करना शुरू करें, यहां तक की बात एक बार और समझाऊंगा। नोट करिए, इससे पहले कुछ नहीं था, छापिए। फिर एक बार और, थोड़ा धीमे धीमे पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर छोटा है, तो यहीं तैयार कर लेंगे, घर जाके टेंशन नहीं होनी चाहिए, यहीं पूरा तैयार करेंगे। चलो जल्दी से पहले लिखेंगे, फिर डाउट पूछेंगे। ना ना, वाई में तो कहीं भी।
तो बताइए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिजायर्ड डायरेक्शन में कहीं भी वाइब्रेट करे, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज। ये अनपोलराइज लाइट को बनाने का तरीका भी है, एरो भी है और डॉट भी है, एरो भी है और डॉट भी है। अगर सिर्फ एरो हो या सिर्फ डॉट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, पोलराइज। सर कहीं यूज बता दो ना इसका, हम जल्दी से। हाँ ना, बताता हूं ना। चश्मे आते हैं पोलराइड, पोलराइड चश्मे आपने कभी देखे हो। तो क्या होता है, क्या करता है पोलराइड, लाइट की इंटेंसिटी को हाफ कर देता है, अभी समझाऊंगा। सनलाइट है और आपने अच्छे चश्मे पहन रखे हैं, एक तो आते हैं सन ग्लासेस नॉर्मल। अगर आप कभी दुकान पे खरीदे उनसे पूछना कि भैया मुझे सन ग्लासेस दो पोलराइड वाले, तो थोड़े से महंगे आएंगे वो पोलराइड वाले क्या करते हैं, इंटेंसिटी को हाफ कर देते हैं। सन की लाइट हमारी आंखों के लिए हानिकारक है, तो पोलराइड से जब गुजरेंगे तो उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, हाफ। क्या आगे बढ़े, तो अगला, जब हम चश्मा खरीदे हैं पिताजी के साथ, तो पिताजी को बोलना है ऐसे सनग्लास दिलाओ जिसमें क्या लगा हो, पोलराइड की कोटिंग हो। इसलिए बोला पिताजी के साथ, समय बहुत तेज गति से बदल रहा है, आप अपनी डिमांड कहीं भी रख देते हैं। क्या आगे बढ़ें, आप तेज मत लिख लेना। आप सोचो मैं जाते जाते तेज लिख के सर को खुश कर दूंगी ना। जैसा आपने पिछले 35 लेक्चर में धीरे धीरे लिखा है, आज भी वैसा ही लिखना। ऐसा नहीं कि आप तेज लिख लो आज और सर को खुश कर दो, देखो सर मैं बदल गई ना। सर मैं जैसे पहले रेंगती थी, आज भी रैंग रैंग कर लिख रही हूँ। रेंगना समझते हो क्या होता है, लवंतिक आप समझते हो, रेंगना, सांप ऐसे ऐसे धीरे धीरे, हाँ। देखो सर, चले बढ़े क्या आगे, चलो। ये कौन बोलेगा, पहले मैं बोल रहा हूं फिर समझाना। दो तरह की लाइट, अनपोलराइज और इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो 90 पर, ये तो तय है, ये तो तय है, उसको रहना हमेशा, पर संभावना है यहां वाई जेड प्लेन में कहीं भी। तो इस तरह की लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, 10 बजे तक तो आ जाना, नहीं तो टाटा बाय बाय, सी यू लाला। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड को आइदर वाई में रहना है और जेड में रहना है, सही है। चलिए, तो देखो ये अब बार बार ये बनाऊंगा, एरो और डॉट दोनों हो, एरो भी डॉट भी अनपोलराइज, केवल एरो केवल डॉट। चैप्टर में करना क्या है, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट बदलना है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। कितने मेथड, दो मेथड लिख लो। यहां है मेलस लॉ और यहां है ब्रिस्टल लॉ। इस साल सवाल आया था इस पे।
चलें क्या? लिखिए मेथड 1। लिखिए मेथड 1। मेथड 1 बाय पोलरॉइड। नेचर में ऐसे कुछ क्रिस्टल पाए जाते हैं, एग्जाम्पल टूरमालिन क्रिस्टल। भाई साहब, इन क्रिस्टल की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, भगवान ने इनको बड़ा एक स्पेशल प्रॉपर्टी दी है। ये एक टूरमालिन क्रिस्टल है, शायद आप इसको बेंजीन बोल रहे होंगे, बेंजीन नहीं है, टूरमल साइक्लोहेक्सेन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये टूरमालिन क्रिस्टल है। भगवान ने इसको एक ऐसी प्रॉपर्टी दी है कि ये इसकी क्या है, पास एक्सेस, क्या बोलते हैं इसको, पास एक्सेस, और वीकेंड से अच्छा शब्द है ट्रांसमिशन एक्सेस या पास एक्सेस। तो ये क्या करता है, जब आप इस पे अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करवाते हो, अब जल्दी सुनना, बार बार काम आएगा, अनपोलराइज्ड, एरो भी डॉट भी, एरो भी डॉट भी, बता कौन सी लाइट हुई, अनपोलराइज। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखना। अनपोलराइज, अनपोलराइज का रिप्रेजेंटेशन बताओ, एरो भी डॉट भी, और बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में भी है, जेड में भी है, कहीं भी हो सकती है, वाई में भी है, जेड में भी है, इस तरह की लाइट को क्या बोलेंगे, अनपोलराइज। अब टूरमालिन क्रिस्टल की खास बात यह है कि अपने ये ट्रांसमिशन एक्सिस के जितने भी पैरेलल कंपोनेंट्स है उसको क्या कर देता है, पास, नाम ही स्पष्ट है, ट्रांसमिट कर देता है, पास कर देता है। तो बताओ किसको पास करेगा, इसके पैरेलल कौन है, एरो या डॉट, एरो, तो ये एरो एरो को क्या कर देगा, पास कर देगा, और डॉट वाले कंपोनेंट्स को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब। अब आप ध्यान से बताइए, ये आउटपुट में कैसी लाइट आ गई, अपने आप ये क्या बन गई, पोलराइज लाइट। मैं अपने शब्दों को 2-3 बार रिपीट करूंगा, आप आराम से सुनिए। नेचर में कुछ ऐसे क्रिस्टल पाए जाते हैं, अब तो इनको हम लेबोरेटरी में भी बनाने लग गए, हमारे वो सिलेबस में नहीं है, मैं उसकी केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, फिर भी ऐसे ही बता देता हूं। आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन, ये रिएक्शन करके ये चीजें भी बन जाती हैं, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप चिंता नहीं करें, हमें सीधा ध्यान रखना है। और जब लाइट इसमें से पास होती है तो इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है, अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, पास कर देता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डाइक्रोइज्म। क्या बोलते हैं, डाइक्रोइज्म। ऐसे क्रिस्टल जो इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं डाइक्रोइक क्रिस्टल, डाइक्रोइक क्रिस्टल। जिसका एग्जाम्पल बताइए कौन है, टूरमालिन, क्या है, टूरमालिन। चलिए वापस सुनते हैं, टूरमालिन क्रिस्टल की खासियत बोलिए टूटे फूटे शब्दों में। टूरमालिन क्रिस्टल नेचर में पाए जाने वाला क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल की खासियत क्या है, ये अपने ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल पैरेलल कंपोनेंट्स को क्या कर देता है, पास। बताओ इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस दिखाई दे रही है क्या, पीले पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, देखिए ये कौन है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस। तो इसके पैरेलल कौन है, एरो या डॉट, डॉट तो क्या है इसके, देखो परपेंडिकुलर, तो डॉट को तो इसने क्या कर लिया, एब्सॉर्ब, और किसको पार कर दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या करेगा, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट को क्या कर दिया बताइए, पास। लिखने की कोशिश करिए, फिर वापस समझाता हूं, 2-3 बार समझेंगे। ये मत लिखिएगा आइडोसल्फेट ऑफ क्यूनिन, कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये लेबोरेटरी में भी बनने लग गया, हमें जरूरत नहीं है, उसकी केमिस्ट्री में हमें नहीं जानना है। हर्पेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं, पर कोई अपने समस्या नहीं है।
अपन को सीधा इसकी प्रॉपर्टी सुननी है। तो क्या करता है, वापस बोलिए। टूरमालिन क्रिस्टल की क्या प्रॉपर्टी है, अपने पैरेलल पैरेलल को क्या कर देगा, पास, और परपेंडिकुलर को एब्सॉर्ब, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को क्या कर देगा, खा जाएगा। लिख लीजिए, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को खा जाएगा, एब्सॉर्ब। और मजे की बात है, जो पोलराइजेशन होता है ना, वो ट्रांसवर्स वेव में ही पाया जाता है। पूछिए क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते हैं, याद करिए। लॉन्गिट्यूडनल आपने सुना हो तो वाइब्रेशन अलोंग द एक्सिस होते हैं, ट्रांसवर्स में वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन होते हैं। तो पोलराइजेशन केवल और केवल ट्रांसवर्स वेव में ही पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का पोलराइजेशन नहीं होता। पोलराइजेशन मतलब कब, जब वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होंगे, उसमें वाइब्रेशन परपेंडिकुलर होते ही नहीं है लॉन्गिट्यूडनल वेव में। मैंने डिफ्रैक्शन का कोई सवाल छोड़ा था या सारे करा दिए थे, सारे करा दिए थे, बहुत ही मस्त। मैं सोच रहा हूँ पोलराइजेशन की भी सारे करा दूं, तो क्या होगा, एकदम यो मस्त कंफर्ट आ जाएगा। क्या सर, ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो एक्सिस के पैरेलल पास कर देता है, उस प्रॉपर्टी का नाम है डाइक्रोइज्म। ऐसे क्रिस्टल जो इस जबरदस्त प्रॉपर्टी को शो करते हैं उन्हें बोलते हैं डाइक्रोइक क्रिस्टल। और डाइक्रोइक क्रिस्टल का उदाहरण कौन है, टूरमालिन, जो नेचर में पाया जाता है। बोलो, किसको पास करेगा, पैरेलल या परपेंडिकुलर, वापस बोलो, पैरेलल या परपेंडिकुलर, पैरेलल को पास कर देगा। अरे भाई, चलो देखना, ये लगा हुआ है पोलेरॉइड, यहां से वेव आ रही है, ईएम वेव, देखना आप, एक ही स्लिट कर, चलो अभी आप इसको भूल जाना, चलो दोनों ही समझ लो, आराम से देखिए, 5-7 मिनट में समझ में आएगा। सर ये कौन आ रहा है, ये आ रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट, अनपोलराइज आ रही है। आप देखिए, इसमें वाइब्रेशन ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं, देखो आपको दिख रहा है, ये वाले भी हैं और ये वाले भी हैं, वाई में भी हैं और जेड में भी हैं। इसमें से कौन से पास होने, देखिए, ये देखिए केवल वाई वाले, देखिए ऊपर नीचे देखो आप, और इसमें भी वापस पूरे पास हो गए। क्यों, क्योंकि ये करता क्या है, इसका काम क्या है, इसका काम है अपने पैरेलल एक्सिस को पास करना। ये देखिए, ये इसकी पैरेलल एक्सिस, ये इसकी पैरेलल एक्सिस। पहले इसको देखिए, क्या सारे वाइब्रेशन इसके पैरेलल ही हैं क्या, ये कौन सी एक्सिस है बताओ, वाई, ये वाले वाइब्रेशन वाई में देखो सब पास हो गए। अभी जादू करके दिखाऊंगा, देखना। ये क्या हो गया, सुनना,
ये कौन सी लाइट आ रही है, कम ऑन, अनपोलराइज, जिसमें वाई भी है जेड भी है, वाई भी है जेड भी है। बताओ ये बात ओके है क्या? तेज क्यों भाग रहा है? धीरे धीरे पढ़ो ना सर, अपने तो फिजिक्स धीरे धीरे समझ में आती है। बिल्कुल सही बात है, तो धीरे पढ़ना। ओके सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, धीरे समझ में आती है और आप धीरे ही पढ़ा रहे हो तो मन खुश हो जाएगा। लाइट बता कौन सा रही है, अनपोलराइज। दिख रहे हैं आपको? देखो ये वाले तो वाई हैं और जो अंदर लेटे हुए हैं वो कौन है, जेड। वाई एंड जेड। बताओ ये कौन सी लाइट, बोले अनपोलराइज। बोलो क्या ओके है? ये रखा कौन, पोलेरॉइड। बोलो पोलेरॉइड। इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बताओ, वाई। ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल को क्या करेगा, पास। किसको पास कर दिया, वाई पास। ये देखिए वाई पास। अब बताइए इन सभी में क्या है, केवल वाई। इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस कौन है, जेड। बोले तो ये किसको पास करेगा, जेड है ही नहीं, इसमें जेड है ही नहीं, तो पास ही कुछ सबको ब्लॉक कर दिया। देखिए आप, नहीं आ रही बात समझ में? हो गया ना, कितना मस्त। और देखें, अभी और देखते हैं, वापस पढ़ाई पर आते हैं। ये देखिए किसको पास कर रहा है, वाई को। अगर मैं इसको जेड में रख देता तो बताओ किसको पास करता, जेड को पास करता। यस और नो? इस तरह के लाइट को, यहां लाइट आई मान लो आई नॉट, तो पता है यहां इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। पूछो क्यों? एरो भी थे, डॉट भी थे, डॉट तो खा गया, डॉट तो बताओ ऊर्जा आधी रह गई या ज्यादा हो गई, आधी रह गई। 50% पास हो गई और 50% एब्सॉर्ब। तो याद रखिए, पहले पोलरॉइड से पास होने के बाद इंटेंसिटी कितनी रह जाती है, हाफ। लिख लीजिए उधर आई नॉट, फिर आई नॉट बाय 2, आई नॉट और आई नॉट बाय 2। कैसी लाइट आई थी बताइए, अनपोलराइज। पार होने के बाद कितनी हो गई, पोलराइज, और इंटेंसिटी बिकम्स, क्यों हाफ, क्यों 5 बार सुनिए, हाफ क्यों बताइए? उधर एरो और डॉट दोनों थे, 50 एरो 50 डॉट, सिर्फ कौन पार हो गया, एरो डॉट रह गए एब्सॉर्ब, इंटेंसिटी बिकम्स हाफ। आगे बढ़ते हैं। फिर और वैज्ञानिकों ने काम किया, उन्होंने कहा चलो अब 2 पोलरॉइड लगाओ। कितने लगाओ, 2। अब सुनते जाना, अब इंटरेस्ट, अब न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। अब आता है हमारे मेलस लॉ। सभी लोग बोर्ड पे देखना, मस्त मजे आने वाले हैं। सर ये क्या बना रहे हो आप, ये डॉट डॉट बोलो, ट्रांसमिशन एक्सेस। ये क्या है, ट्रांसमिशन एक्सेस। ये ट्रांसमिशन एक्सेस इस वाले ट्रांसमिशन एक्सेस से कितने एंगल पर है, थीटा। ये ट्रांसमिशन एक्शन है किसकी, 1 की। ये किसकी है, 2 की। 2 की ट्रांसमिशन एक्सेस पहले वाले ट्रांसमिशन से कितने एंगल पर है, थीटा। ये है पोलेरॉइड। बोलो पोलेरॉइड, 2-3 बार बोलोगे तो क्लियर होगा। ये भी कौन है, पोलेरॉइड। लिखो मत, पहले तसल्ली से देख लो ताकि डर हटे। क्या पढ़ रहे हैं, एक सरल चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन। फिर मन में आया अनपोलराइज लाइट क्या होती है, ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन कहीं भी हो, वाई में भी हो जेड में भी हो, वाई जेड में कहीं भी हो, इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं, अनपोलराइज। ये देखिए अनपोलराइज लाइट आई। अनपोलराइज लाइट को बनाने का तरीका बताइए, एरो भी डॉट भी, एरो भी, इस तरह की लाइट को क्या बोलते हैं, अनपोलराइज। बताओ क्या ओके है? पहले इतना छापो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इतना करो, आराम से सोचो।
अब बताइए पहले पोलराइड से पास होने के बाद क्या होगा? पहले पोलराइड में दिमाग नहीं लगाना है, इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? हाफ। अगर ये आई नॉट है तो यहां क्या रह जाएगी बताओ? आई नॉट बाय 2। देख लीजिए। और अनपोलराइज किस में बदल जाएगी? पोलराइज में। पहले ये आप ओके करिए, अपना टाइम लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। पहले पोलराइड में कुछ भी दिक्कत नहीं है, वो इंटेंसिटी सीधी फ्लैट 50% डिस्काउंट कर देता है। दुकान पे जाते हैं ना, लिखा होता है फ्लैट। ये फ्लैट का क्या मतलब होता है? आप उस दुकान के किसी भी आर्टिकल पे हाथ रखिए, सभी में कितना परसेंट डिस्काउंट है? 50। एक होता है अप टू 50। अप टू 50 का मतलब किसी पे 10 मिलेगा, किसी पे 20 मिलेगा, किसी पे 30 मिलेगा। एक होता है फ्लैट 50। फ्लैट 50 का मतलब क्या होता है? सभी सभी आइटम्स पर 50% ऑफ। तो पहला पोलराइड बताइए कैसा ऑफर देता है? फ्लैट 50 है अप टू 50? फ्लैट 50, सीधा आधा। बोलिए यस और नो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल जाओ। अब क्या करेगा? दूसरा पोलराइड काम करेगा। तो दूसरे पोलराइड के लिए हमें मेलस लगाना पड़ेगा। तो मेलस ने कहा कि यहां जो ट्रांसमिट लाइट होगी, यहां जो ट्रांसमिट लाइट होगी, उसकी जो इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला होता है I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज I1? जो उस पर फॉल हो रही है। बताओ इस पर कितनी फॉल हो रही है? I1। हाँ वो लग है, I1 कितना है? I नॉट बाय 2। दिस इज कॉल्ड मेलस लॉ। व्हाट इज थीटा? व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन पोलराइड, दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। दिस इज मेलस लॉ। अब जब आप इसके न्यूमेरिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा। आईटी कौन है? बोलिए आईटी। ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट I1। I1 क्या है बताइए? जिस पोलराइड पर आप मेलस लॉ लगा रहे हैं उसके ऊपर गिरने वाली इंटेंसिटी। कुछ कुछ आया, कुछ ऊपर से चला गया सर। अभी मैं सारा समझा देता हूं धीरे धीरे, आप चिंता क्यों कर रहे हो? चलूं क्या? आईटी बोलो आईटी, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। थीटा बोलो थीटा, एंगल बिटवीन द टू पोलराइड्स, दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच का एंगल। क्या नेक्स्ट स्लाइड लगाऊं क्या? चलो करूं। अब देखना, मैं दो तीन आपको केस करके दिखाता हूं और आप आराम से एंजॉय करना, अभी पजल मत होना। साथ साथ बनाते जाओ। और पहले सवाल को रीड करो, छापो मत जबरदस्ती। आराम से रिलैक्स होके चीजों को बोलो। जितना आप उसको बोल पाओगे ना, अनपोलराइज लाइट आ रही है, तुरंत दिमाग कहेगा अनपोलराइज कौन होती है? जिसमें एरो भी होते हैं और डॉट भी होते हैं। ये दो साइक्लोहेक्सेन क्या है? ना ना, साइक्लोहेक्सेन नहीं, पोलरॉइड हैं। ये इनकी क्या बनाई है? डॉट डॉट ट्रांसमिशन एक्सिस। ऐसे बात करो,
तो पढ़ने का क्या आनंद आता है। दोनों परपेंडिकुलर रखे गए हैं, देख सकते हैं आप। सब्जेक्ट में घुसना पड़ेगा, तब जाके इंटरेस्ट आता है। उसको बोलिए, जितना बोल बोल के उसको समझोगे ना, उतना आपको मजे आएंगे सवाल करने में। अनपोलराइज लाइट आ रही है सर, अनपोलराइज का कोई एग्जांपल दो सर। ट्यूबलाइट, बल्ब का प्रकाश, सनलाइट, मोबाइल, दीपक, गैस की लाइट, ये सब क्या है, अनपोलराइज। अनपोलराइज लाइट कौन होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी पॉसिबल हो सकती है, वाई में भी, जेड में भी, वाई जेड प्लेन में कहीं भी। ऐसा बोल बोल के पढ़िए, तब आपको मजा आएगा, अच्छा क्या हो रहा है। अब बताइए पहला पोलरॉइड क्या करेगा। पहला पोलरॉइड फ्लैट 50% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ, कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बताओ आई नॉट का क्या कर देगा, आई नॉट बाय 2। बताइए यस और नो, आई नॉट बाय 2। लाइट को कैसा बना देगा, पोलराइज। एरो बताइए, एरो पास होंगे या डॉट, क्यों क्यों, ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल कौन है, एरो। ये देखिए, ये देखिए, ये एरो पास हो गए। तसल्ली से बताइए। अब दूसरा पोलराइड क्या कहेगा, दूसरे पोलराइड के लगाइए मेलस लॉ। क्या लगाइए, मेलस लॉ। सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। मेलस लॉ पहले रटा रटा है, बोलो। आई ट्रांसमिटेड बराबर आई वन कॉस स्क्वायर थीटा। बोर्ड पे देखो, आई वन, इसके ऊपर गिरने वाली इंटेंसिटी, आई नॉट या आई नॉट बाय 2, दिस आई वन इज आई नॉट बाय 2। व्हाट इज थीटा, दोनों के बीच का एंगल 90। व्हाट इज कॉस 90, बताओ ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी। तो कुछ भी पास नहीं होगा, अंधेरा, अंधेरा। देखिए, क्या मेलस लॉ पहले में लगाया या दूसरे में लगाया, पहले में लगाने की जरूरत नहीं है। पहले में तो क्या लिखिए, फ्लैट 50% ऑफ। पहले में दिमाग मत लगाइए, पहला तो सीधा का सीधा 50% को कट कर देता है। सर इसका कोई बताइए ना लाइव एग्जांपल। ये देखिए, मस्त मजे लीजिए। ये देखिए, ये देखो आप, आपके सामने, एंजॉय करो ना। दो पोलेरॉइड हैं, दोनों 90 डिग्री पर हैं, अनपोलराइज लाइट आ रही है, ये अनपोलराइज्ड आ रही है, चेक करिए, ये अनपोलराइज्ड आ रही है। इसने वाई एक्सिस को पार कर दिया, सीधी इंटेंसिटी। अगर यहां आई नॉट है तो यहां आई नॉट बाय, पहले में कुछ नहीं करना, फ्लैट 50% ऑफ। मेलस किस में लगेगा, इसमें लगाओ, आई टी बराबर आई वन कॉस स्क्वायर थीटा। आई वन जो इसके ऊपर गिर रही है, आई नॉट बाय 2, थीटा 90, कॉस 90, कुछ भी पास नहीं होगा। देखिए लाइट आ रही है, देखिए बिल्कुल ब्लॉक, कुछ भी पास नहीं हो रहा। देख लीजिए आप आराम से, प्रैक्टिकल दिख रहा है आपको। लाइट आ रही है, आधी पास हो गई, उसके बाद तो सभी रुक गई, क्योंकि थीटा कितना है, 90। क्या आगे बढ़े क्या, चलिए एक और प्रश्न लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए। बहुत आसान है, 1 मिनट का रेस्ट कर लीजिए, आराम से बोलिए, फिर आप मुझे बताइए कि सर मुझे क्या क्या समझ में आया। कि सर पहले पोलेरॉइड में कुछ भी नहीं करना है, फ्लैट 50% ऑफ, आई नॉट आया, आई नॉट बाय 2, टक। मेलस किस में लगाना है, दूसरे में। क्या ये बात ठीक है, मेलस का फॉर्मूला बोलिए, आई टी बराबर आई वन कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज आई वन, उस पोलेरॉइड पर जो फॉल हो रहा है, कितना फॉल हो रहा है, आई नॉट बाय 2। बोलिए, चलिए क्वेश्चन करके देखिए, नीट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर आइए 19 नंबर।
19 नंबर, सिर्फ क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा, सवाल मत लिखिएगा। 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर पे आइए। ईएलपी नंबर 2, सवाल नंबर 19। 2-3 बार पढ़िए, बहुत आसान है। आराम से पढ़िए, मैं कुछ भी हिंट नहीं दे रहा, आपको जो समझ में आ रहा है वो बनाइए। करिए, डायग्राम बनाइए, काटा फूटा करिए, कुछ तो होगा। प्रश्न पढ़ लीजिए 2-3 बार। पहले में कुछ नहीं करना, फ्लैट 50% ऑफ। कुल कितने हैं? 2 हैं, 3 है? 3 है। चलो, कौन पढ़ेगा? कौन पहले, कौन कौन से पोलर है बताओ? P1 और P2 कितने डिग्री पे रखे हैं? 90। ये देख, तुझे ऐसा फोटो नहीं बनाना, धीरे धीरे ऐसे बनाना सीख जाएगी। ये P1 और इससे 90 पे कितना? P2। देखो, अब ये बनाइए, धीरे धीरे ये बनाने लग जाइएगा। ये है आपका P1, ये है आपका P2। आराम से बताओ कितने डिग्री पे दोनों? देखते जाओ, बिल्कुल तसल्ली से। इतना प्यार से क्यों बता रहे हो? ताकि अपन को फिजिक्स से डर हटे, इसलिए प्यार प्यार से पढ़ाते हैं। तेरा मन करे घर जाकर सवाल करने का। आगे बढ़िए, क्या कह रहा है? इनके बीच में एक P3 आया, जो कि कितने एंगल पे आया? 45। ये बनाया P3, जो कि कितने पर आया? 45। आप ऐसा नहीं बना पाओ, ये बना लो P3, जो किसके साथ 45 बना रहा है? अरे सर क्या बात करते हो, पूरा ही तो 45 है। ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा। देख लो, क्या तुम चित्र बना पाई क्या? अब प्लीज सभी बोर्ड पे देखना, प्लीज सभी बोर्ड पे देखना, कितना जल्दी सॉल्व होगा। माना यहां लाइट कैसी आ रही है? अनपोलराइज। कितनी मान ली उसकी इंटेंसिटी? I0। पहले में बताइए, फ्लैट 50% ऑफ। आप ये शब्द क्यों लिख देते हो फ्लैट 50? ताकि हमें जल्दी समझ में आए। तो पहले में तो कुछ नहीं करना, सीधा I0/2। अब बताइए इसमें क्या लगाऊंगा? मेलस। बोलो मेलस। IT बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज I1? जो इसके ऊपर गिर रहा है। I0/2। व्हाट इज थीटा? 45। तो I0/2 cos 45, 1/√2 का स्क्वायर, I0/4। यहां से कितनी पास हो गई? I0/4। बताइए। अब ये वापस इस पे गिरेगी। अब मैं फिर मेलस लॉ लगाऊंगा। अब मैं फिर मेलस लगाऊंगा। बोलिए, वापस बोलिए। IT बराबर I1 cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज I1? I0/4। व्हाट इज थीटा? 45 और 90। कॉन्जिक्यूटिव पोलरॉइड। कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन है? P3 और P2। P3 और P2 में एंगल बता। 45।
मेलस लॉ कितनी बार? पहले में लगाऊं क्या? पहले में? पहले में नहीं लगेगा, फ्लैट 50% ऑफ। इसका क्यों आया देख, उसने बोला P1 और P2 परपेंडिकुलर थे, पहले तो ये समझ, ठीक है। फिर उसने क्या बोला, एक P3 रखा जो P1 से 45 बना रहा था, तो ये पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये भी कितना हुआ? 45। इसका मतलब P3 का P1 से भी 45 है, P2 से भी 45। बोलो क्या आगे बढ़े? अब आइए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2, मेथड 2, बाय रिफ्लेक्शन। ये एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ब्रूस्टर ने। आप मेरे साथ डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा जल्दी, ताकि अपन समझ पाए। बगैर बोले थोड़ा डायग्राम जल्दी बनाइएगा, मेरे साथ साथ फास्ट बनाइए। ना ना बोल मत बेटा, फिर धीरे लिख पाएगी। इस डायग्राम में सब बातें आ जाएंगी, और इसलिए इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। इसी से सवाल आया था इस साल 2024 में।
लिख लें, फिर समझाता हूं। बहुत अच्छा है, आसान है, एक्सपेरिमेंटल है सारा, पर 3-4 बार समझेंगे, फिर इस पर न्यूमेरिकल खूब सारे करेंगे। 2024 में भी सवाल इस पे आया हुआ है। शुरू करूं? एक बार वापस चेक कर लेना सारा लिख लिया क्या, क्योंकि इसी में सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। सारे पॉइंट एक बार देख लेना, वापस एक बार क्रॉस चेक कर लेना। चलो बोलूं? पहले पुरानी कहानी सुनते हैं। सबसे पहले चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम है पोलराइजेशन। वापिस से चलते हैं, कहानी को रिवाइंड करते हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन में चैप्टर में होगा क्या? अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलना है, ये एम है। अनपोलराइज को पोलराइज, क्या ये बात ओके है? अनपोलराइज कौन होती है? जिसमें एरो भी डॉट भी, ऐसा बोलेंगे तभी तो मजा आएगा। एरो भी डॉट भी अनपोलराइज। सिर्फ एरो हो या सिर्फ डॉट हो तो पोलराइज। क्या ये बात ओके है? ठीक है साहब। अब आते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले मैंने लिखा एक्सपेरिमेंट। किसने कंसीडर किया? ब्रिस्टर ने। उन्होंने कहा जब अनपोलराइज लाइट, देखो अनपोलराइज बोलते ही तुम्हारे दिमाग में पिक्चर आनी चाहिए, एरो भी डॉट भी अनपोलराइज। जब किसी पर्टिकुलर एंगल पर आएगी, हर एंगल पे नहीं, पर्टिकुलर एंगल पर आएगी, जिसे मैंने किसे नोट किया है? आईपी। आईपी का नाम एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तब उन्होंने देखा कि दो फिनोमिना होते हैं, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होती है और कुछ लाइट रिफ्रैक्ट। पर जो रिफ्लेक्ट हुई उसमें केवल क्या बचे? डॉट। सोचिए, केवल डॉट बचे तो लाइट कैसी बन गई? पोलराइज। पहला बात, कौन सी लाइट बनी? रिफ्लेक्टेड लाइट। इसलिए हेडिंग है बाय रिफ्लेक्शन। सर व्हाट अबाउट रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन पोलराइज नहीं है, इसमें तो एरो और डॉट दोनों है पार्शियली पोलराइज। ये हमारा मतलब ही नहीं है, हमारा पूरा एम किस पर है? रिफ्लेक्टेड पर। दूसरा, इसमें एरो बचे या डॉट बचे, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉट का मतलब है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एरो तो उसी प्लेन में है, डॉट प्लेन के। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है वो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखिए, ये सब इन्होंने किससे निकाला? एक्सपेरिमेंट से। दूसरा पॉइंट क्या निकाला? रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में हमेशा 90 पर होंगे। तीसरा उन्होंने क्या लिखा? ब्रिस्टल लॉ। ये आप डिराइव कर सकते हो चाहो तो, करा ही देता हूं, बोर्ड एग्जाम है आपको। तो ये आईपी है,
ये 90 है और ये कितना आर, इन तीनों का सम बताओ 180। तो आईपी प्लस 90 प्लस आर बराबर 180। तो आईपी प्लस आर बराबर 90। तो आर बराबर 90 माइनस आईपी। अब अपना लेक्चर 1 स्नेल लॉ, आज लास्ट लेक्चर पर पहले लेक्चर के साथ भी अभी जुड़े हुए हैं। ये कमिटमेंट कहलाता है, रोज रोज नहीं बदलना होता है फ्रेंड, हमेशा उसी के साथ बने रहना पड़ता है। पहले लेक्चर के साथ बने हुए हैं। स्नेल लॉ लगा, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, साइन आई पी म्यू आर, आर बता आर कितना 90 माइनस आई पी। तो साइन आई पी, साइन 90 माइनस आई पी कॉस आई पी, कॉस को नीचे ले जा, साइन बटे कॉस 10। तो म्यू बराबर क्या आ गया 10 है। ये भी छाप लो। 12th का एग्जाम लिखना है इसलिए डेरिवेशन बता दिया, ड्रॉपर बैच में नहीं बताते, अपन लिख लो। डेरिवेशन तो बताइए कौन सी लाइट पोलराइज हुई, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड? रिफ्लेक्टेड पहली बात। उस एंगल को क्या बोला, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। एंगल ऑफ पोलराइजेशन का फॉर्मूला म्यू बराबर 10 आईपी। आईपी कौन है, आईपी एंगल ऑफ पोलराइजेशन। बेटा अब 2 मिनट का ब्रेक लें, आराम से देखें, बोले अनपोलराइज्ड लाइट आई, बोले तो एरो भी डॉट भी, किसी पर्टिकुलर एंगल पर आई, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ पोलराइजेशन। ब्रेस्टर ने देखा कि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट कैसी बन गई, 100% पोलराइज। उसमें एरो बचा या डॉट बचा, डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर। दूसरी बात, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तीसरी बात, ब्रेस्टर लॉ म्यू बराबर 10 आई। क्या सब ओके है, डेरिवेशन वगैरह सब? चलो अब क्वेश्चंस करते हैं, धीरे 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 क्वेश्चन पे आओ। सबसे पहले आओ देना, मॉड्यूल देना बेटा, थैंक यू बेटा। सबसे पहले आओ क्वेश्चन नंबर 18 पे, 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व नहीं करना है, पढ़कर ही हो जाएगा, कॉपी में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ पढ़ लीजिए। पढ़ लीजिए 2-3 बार, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। फिर आपको पता चलेगा इस लाइन का मतलब है, ये लाइन लिखी हुई है, इसके आगे फिर आप लिखेंगे छोटा सा नीट। अब बताइए कौन सा आंसर सही है? साफ साफ कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट में जो वाइब्रेशन होते हैं वो हमेशा प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर। सर ये थर्ड और फोर्थ गलत है क्या? हाँ, पहली बात तो साइन इनवर्स नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था 10, तो सर 10 है ना चौथे में,
पर टेन इनवर्स म्यू होना चाहिए था, 1/μ। 1/μ कैसे होगा सोच, टेन वहां जाएगा तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स म्यू या 1/μ। तो तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत। बोलिए, और करते हैं। चलो अब शुरू हो जाओ, सवाल नंबर 13 से, 13 से शुरू हो जाओ। सब कॉपी में कर लो ताकि घर पे कोई होमवर्क नहीं, बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। सब कॉपी में कर लो। 13वां, तेरवा क्या कह रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और एंगल ऑफ पोलेशन पूछा है। ठीक है, तो म्यू बराबर होता है 10 IP। तो आईपी क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स म्यू। म्यू दे रखा है क्या आपको, कितना, 1.33। अरे सर 1.33 की मुझे तो वैल्यू पता ही नहीं है, खुद दे दी उसने, खुद दे दी। 10 इनवर्स 1.33 कितना, 53 डिग्री 4 मिनट, खुद दे दिया उसने। अपन को क्यों सोचना, दे तो दिया उसने, देखो ब्रैकेट में दे तो दिया। नहीं देता तो अपन सोचते 1.33 होता है 4/3, 4/3 मतलब 53। उसने दे तो दिया ब्रैकेट में, देखो 10 इनवर्स 1.33 की वैल्यू दे दी, कितनी दे दी, 53। सर मुझे समझ में नहीं आया ये आपने क्या कर दिया, वापिस बता देता हूँ धीरे धीरे। सर मैं देख रही हूँ, उसको समझ नहीं आ रहा, मैं बता देता हूँ। देख, सबसे पहले लिखा स्नैप ब्रिस्टल लॉ, म्यू बराबर 10 IP। इसमें हाँ बोल, 10 को वहां भेजेगी तो पता क्या बन जाता है, 10 इनवर्स म्यू। हाँ बोल, म्यू कितना दे रखा है, 1.33। ये वैल्यू मुझे याद नहीं है, तो उसने ब्रैकेट में 10 इनवर्स 1.33 वैल्यू दे दी, 53 डिग्री 4 मिनट। क्या यही आंसर होगा, खत्म, टिक लगा दे। 14वां खुद करके दिखाएंगे, 14वां खुद करेंगी। चौदवा खुद करेंगी। आज ये पूरी ईएलपी वापस कर लो घर पे, ईएलपी नंबर 2 डिफ्रैक्शन पोलेशन तैयार हो जाएगा। 14वां कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके, 2 मिनट और दे रहा हूं 14वें के लिए। डायग्राम बनाओ, सोचो। चलिए कौन बताएगा 14वां, हाँ दीदी बताओ। ना ना ना, यही गलती है, ये अभी आईपी नहीं कह सकते। आईपी कब कहेंगे, जब वो कहेगा रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, तब ये आईपी है। यही तो मजे की बात है, 60 डिग्री देखते ही आईपी नहीं बोलना, आगे पढ़, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर है। क्योंकि देख पूरे प्रश्न में कहीं भी ब्रिस्टल लॉ तो याद ही नहीं है, वो तुमने अभी पढ़ा हुआ है इसलिए तुम लगाती जा रही हो। क्वेश्चन में कहीं ब्रिस्टल लॉ आ रहा है क्या, कैसे चमकेगा, तुम्हें ब्रिस्टल लॉ लगाना है, रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर, ये होना मतलब क्या है, ब्रिस्टल लॉ। क्या बात समझ में आ रही है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसको बिना उसके करके दिखाऊं, बिना ब्रिस्टल लॉ के, तो भी हो जाएगा, देखना मजा आएगा। बिना ब्रिस्टल लॉ के मन खुश हो जाएगा तुम्हारा। ये कितना 60, ये 60, ये 90, 150, ये कितना 30। स्नेल लॉ बोलो, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। साइन 60 बोलो, √3/2। साइन 30 बोलो, जिसको ब्रिस्टर नहीं याद है
वो भी कर सकता है विदाउट ब्रूस्टर। और जिसको मजे से ब्रूस्टर याद है मेथड 2, वो सीधा लगाएगा म्यू बराबर 10 IP, उसका समय और बच गया। IP 60, 1060√3। दो तरीके से सवाल को किया जा सकता है। नीट में आया हुआ है 2022 में। बताइए, दोनों तरीके से आना चाहिए। जिसको ब्रूस्टर क्लिक करा, आशीष सर आपको कैसे क्लिक किया ये ब्रूस्टर होगा? बताओ कहां से क्लिक किया मुझे? क्योंकि उसने बोला रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर परपेंडिकुलर। ये तभी होता है जब कौन होता है? ब्रूस्टर। दोनों मेथड से इस प्रश्न को किया जा सकता है। आपने केवल ब्रूस्टर सोचा क्योंकि चल ही ब्रूस्टर रहा था, तो आपने लगा 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 ब्रूस्टर लगा। पर जरूरी थोड़ी ना है, प्रश्न एग्जाम में तो मिक्स आएंगे, तो हमें विदाउट ब्रूस्टर भी आना चाहिए। दीदियों समझ में आ रहा है? चलो दीदी अगला सवाल, चलो 15 पे आओ। 15 देता हूं, 5 मिनट, कौन बताएगा? टेक योर टाइम। 15 को नंबर। किसी ने क्वेश्चन की काउंटिंग करी है क्या? लेटेस्ट है किसी के पास? पंद्रह? 15 बताएगी? 15 बता देगी? 15? हाँ, चल बता। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसे ही चाहिए था मुझे। इसमें मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है 60। देखो, ओए 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 अनन्या, बात नहीं करनी। लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड है, इसका मतलब ये आई नहीं, आईपी है, ये समझो। पहले उसने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो मैंने आई लिखा, मैंने आईपी नहीं लिखा। अरे पीछे दीदी बात नहीं करनी, बोर्ड पे देखो। आई नहीं लिखा, क्या लिखा? अब उसने बोला लाइट कंप्लीटली पोलराइज। कंप्लीटली पोलराइज कब होगी बताइए? जब एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन होगा। यस और नो? आगे बताइए। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अभी हमने प्रूफ किया था। आईपी प्लस आर बराबर 90। ये देखो, इसको हाईलाइट करो। आईपी प्लस आर बराबर 90। आईपी प्लस आर बराबर 90। तो बताओ आर कितना आया? आर कितना आया? 30। क्या पहले पार्ट का आंसर आ गया क्या? दूसरा पार्ट बता। म्यू का फॉर्मूला है म्यू बराबर 10 आईपी रख दो, तो म्यू बराबर 1060 बताओ √3। बैठो। बिल्कुल सही किया, बहुत बढ़िया। 15 पूरा कर लो, पानी पियो, फिर 16 पे आओ। 16 देखो कौन बताएगा? 5 मिनट दे रहा हूं 16 के लिए। हाँ 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 हाँ। 16, चलो कौन बताएगा 16? अनन्या 16 कर लिया क्या? जल्दी करो, जिससे 16 जब हाथ खड़ा करेगा। 5 मिनट और। आपने बीच में एक दिन छुट्टी ले ली थी। हाँ, फिर उसका क्या किया? पढ़ाई करी? मैं जो आती मैं वो ही नहीं पढ़ती, मैं छुट्टी वाला कैसे पढ़ूंगी? कर ली थी, ठीक। तूने मारी थी बीच में छुट्टी? हाँ,
हमें सब याद रहता है और क्या, एक एक बच्चे का पता रहता है। हाँ चलो बढ़ेंगे आगे। चलो 16 कौन बताएगा? 16 16। चलो दीदी बताओ, तेज आवाज में बोलना। बहुत बढ़िया, यही सोचना था। तुम 1.732 देखती रहोगी, परेशान हो जाओगी। तुम्हें यही सोचना है कि 1.732 कौन है? √3 है। बस यही एक सवाल का पंच है। नहीं तो तुम परेशान होती रहोगी, यार ये 1.732 में कैसे निकाल लूं। बस अब तो बहुत सरल है। एंगल ऑफ पोलेशन पूछा है तो पहले आईपी निकाल लो। तो म्यू बराबर क्या होता है बोलो? 10 IP म्यू √3। अब बताओ 10 में √3 कब होता है? 60 में। बैठ जा बेटा, बिल्कुल सही बताया तूने। तो बता आईपी कितना आ गया? 60। पर आईपी नहीं पूछा, आर पूछा है। प्लीज, कितने मस्त मस्त सवाल हैं। आईपी नहीं पूछा है, आर पूछा है। हम जानते हैं आईपी प्लस आर बराबर 90। R30। कितने बढ़िया सवाल है देखो, आसान भी है। पोलराइजेशन है ही छोटा चैप्टर, डिफ्रैक्शन इतना छोटा चैप्टर है, करके इसको खत्म कर लो दो दो तीन तीन बार। इंटरफेरेंस इतना आसान चैप्टर है। तो क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा यार मैंने पूरी पूरी ईएलपी करी है, क्लास नोट्स तैयार कर लिए, शॉर्ट नोट बना लिए, अलग ही आप लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस आएगा। एक एक सवाल करो ईएलपी का, एक एक। हाँ। हम्म। लीनियर पोलर मतलब जो हम भी पोलराइज लाइट पढ़ रहे हो सब कैसी हैं? लीनियरली पोलराइज्ड। क्या आगे बढ़े क्या? नीचे लिखे हैं नॉलेज बूस्टर। नॉलेज बूस्टर। हाँ जी। इंटरफेरेंस किस में पाया जाता है? साउंड में या लाइट में? दोनों में, साउंड में भी लाइट में भी। साउंड बोले तो कौन सी वेव? लॉन्गिट्यूडिनल। और लाइट बोले तो ट्रांसवर्स। इसका मतलब दोनों में पाया जाता है, ट्रांसवर्स में भी और लॉन्गिट्यूडिनल। क्या आप ये बता सकते हैं अगर इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो ट्रांसवर्स होगी या लॉन्गिट्यूडिनल होगी? आप नहीं बता सकते क्योंकि इंटरफेरेंस तो सभी प्रकार की वेव में होता है, ट्रांसवर्स में भी और लॉन्गिट्यूडिनल। डिफ्रैक्शन किस में होता है? डिफ्रैक्शन ट्रांसवर्स में या लॉन्गिट्यूडिनल में? डिफ्रैक्शन भी दोनों में होता है, याद करो। साउंड वेव में होता है, लाइट वेव में होता है, याद करिए। डिफ्रैक्शन भी सभी प्रकार की वेव में होता है। क्या साउंड वेव का डिफ्रैक्शन होता है क्या? हाँ। दो बच्चे कमरे में बात कर रहे होते हैं, उनकी आवाज बाहर जाती है, वो किस फिनोमेना से जाती है? डिफ्रैक्शन की वजह से। क्या लाइट का डिफ्रैक्शन होता है क्या? हाँ होता है, पर डे टू डे लाइफ में हमें दिखाई, क्योंकि उसके लिए हमें अपर्चर बहुत छोटा चाहिए। तो डिफ्रैक्शन सभी प्रकार की वेव में होता है। बोलिए। व्हाट अबाउट पोलराइजेशन? व्हाट अबाउट पोलराइजेशन? पोलराइजेशन ओनली ट्रांसवर्स वेव में पाया जाता है। क्यों सर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां हम क्या बोल रहे हैं, वाइब्रेशन प्लेन के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। याद करो ईएम वेव में प्लेन के कैसे हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाइब्रेशन, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन किस में होते हैं? ट्रांसवर्स में। बोले तो लाइट वेव में। लॉन्गिट्यूडनल वेव का बोले तो साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होता।
क्योंकि साउंड वेव में जो वाइब्रेशन होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग होते हैं। ये अपने आप में 3-4 सवाल है नीट के। इंटरफेरेंस सभी में पाया जाता है, डिफ्रैक्शन भी सभी में पाया जाता है, पर पोलराइजेशन केवल ट्रांसवर्स वेव में ही पाया जाता है, क्योंकि उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। बोलिए। नॉलेज बूस्टर दूसरा, तो सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी है। 12th का सिलेबस बिल्कुल हम सही समय पे खत्म करेंगे। उसके बाद 11th का सिलेबस होगा, पूरा सिलेबस 31 दिसंबर तक खत्म कर देंगे। फिर बोर्ड के एग्जाम के बाद भी आपकी रिवीजन क्लासेस लगेंगी, उसके लिए आप बिल्कुल मत परेशान होइए, वो भी हम पूरा रिवीजन आपको सिस्टमेटिक तरीके से करवाएंगे। अगला लिखिए नॉलेज बूस्टर नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ब्रिस्टल लॉ अगर हम बात करें और एयर और मीडियम इंटरफेरेंस की बात करें, तो हमने पढ़ा म्यू बराबर क्या होता है, 10 आईपी। 10 की वैल्यू बताओ, 10 0 0, 10 30 1/√3, 10 45 1, 10 53 4/3, 10 60 √3 और 10 90 तो नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट होता है। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, म्यू की वैल्यू है 10 आईपी और हम सभी जानते हैं म्यू तो हमेशा 1 से ज्यादा ही होता है। एयर का तो 1 होता है, बाकी 1 से ज्यादा। बताइए क्या आईपी की वैल्यू कभी 30 हो सकती है क्या? क्यों? क्यों? अगर आईपी 30 हो गया तो म्यू की वैल्यू तो 1 से कम आ जाएगी। क्या आईपी की वैल्यू 45 हो सकती है क्या? नहीं, क्योंकि 10 45 हो गया 1, तो म्यू 1। ऊपर तो एयर है, मीडियम का तो म्यू हमेशा 1 से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब आईपी हमेशा 45 से बड़ा ही होगा और 90 से छोटा ही होगा। क्यों सर? सर नहीं समझ आई बात? जरा सोच ना, उल्टा सोच। अगर आईपी 45 से कम हो गया तो म्यू की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, और 45 हो गया तो कितनी होगी? म्यू की वैल्यू 1 होगी, जबकि किसी मीडियम के लिए तो म्यू की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा मीडियम की वैल्यू 1 से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो कौन कौन से सवाल रह गए, सारे कर लो। 13 से शुरू करो। 13 हो गया क्या? 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17 देखो अब हो जाएगा। क्या आंसर आएगा बताओ? 17 का आंसर थर्ड। टिक लगाते चलो। अब 18 आओ, 19 आओ, चलो 20 पे आओ। अपना प्रॉमिस था पूरा करना है, तो 20 पे आओ। साउंड वेव में क्या नहीं होता? इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, कोहेरेंस भी होता है। क्या नहीं होता? पोलराइजेशन। बोलो क्या क्लियर है? पहला लेक्चर खोल लो रे ऑप्टिक्स का, जब हम पहली बार मिले थे, डे 1। हेडिंग डालो, क्या मिली थी आपको? हेडिंग दिखी? क्या थी बताओ? रे ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन। ये 34-35 लेक्चर की मेहनत है। यहां से 5 प्रश्न आते हैं। आपको ये 2 से 3 बार आप पढ़ोगे तो आपका तैयार हो जाएगा। सबसे ज्यादा जरूरी है ईएलपी। ईएलपी हमारी बेस्ट डिजाइन है। आपको ईएलपी कम से कम 2 बार करनी चाहिए। इसके बाद आपको पीवाईक्यू करने चाहिए 25 साल के। अगर आपने 2 चीज अच्छे से कर ली क्लास नोट्स के साथ, आपका चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। सही बात है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
इसी तरह आगे पढ़ते रहेंगे और जल्दी वापस मिलेंगे। कब? बोर्ड एग्जाम के बाद, जब हम आपको पूरा पूरा फिजिक्स क्या कराएंगे, रिवाइज कराएंगे। इसके बाद हम ड्रॉपर बैच में जाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा 4-5 महीने। पर आप कभी मिलेंगे, डाउट पूछेंगे तो किसी को मना नहीं किया जाएगा। जैसे आप डाउट पूछेंगे आपको तुरंत बता दिया जाएगा। इसी फ्लोर पे रहूंगा, बस आपकी क्लास में ना आके बाजू वाली क्लास में रहूंगा। पर ब्रेक में आप मिल सकते हैं, अपने डाउट भी लगातार पूछ सकते हैं। बोलो ठीक बात है क्या? चलिए, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी तरह पढ़ना है और खुश रहना है। थैंक यू बेटा जी। ऐसे हाँ हाँ हाँ, ताली बजाने का मतलब होता है कि वापस नहीं आना है, ऐसा बोलो कि हाँ जल्दी वापस आना है। चलो बहुत बढ़िया। समोसा, हाँ बिल्कुल, समोसे का ऑर्डर दे दिया गया है, बहुत जल्दी कम समय में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 दिन 15 दिन 20 दिन का भी। हाँ चलो, थैंक यू। आ जाओ बाहर डाउट के लिए, मेरा मोबाइल दे देना।